चलिए इसी क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिए और अब हम लोग इसके ऊपर एस जे एफ लगाएंगे, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। तो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट क्या कहता है? शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट ये बोलता है कि हम उस जॉब को पहले एग्जीक्यूट कराएंगे जो सबसे छोटा हो। ध्यान दीजिए कि एफसीएफएस शेड्यूलिंग में जो सबसे बड़ी दिक्कत थी वो क्या थी? तो एफसीएफएस शेड्यूलिंग की सबसे बड़ी दिक्कत थी कन्वाई इफेक्ट। कन्वाई इफेक्ट क्या बोल रहा था? कन्वाई इफेक्ट ये बोल रहा था कि छोटे जॉब अगर बड़े जॉब के कंप्लीशन के लिए वेट कर रहा है तो ये कन्वाई इफेक्ट है। एवरेज वेटिंग टाइम को घटाने का सबसे आसान तरीका क्या है? तो हम लोग छोटे छोटे जॉब्स को पहले एग्जीक्यूट करा दें। अब जरा आइए अपने ओरिजिनल प्रॉब्लम पे जरा देखिए। तो यहाँ 5 जॉब दिए गए हैं, P1, P2, P3, P4 और P5। ठीक है, कन्वाई इफेक्ट को रिड्यूस करना है तो CPU बस्ट के अकॉर्डिंग जो है हम इन पूरे जॉब को क्या कर लें, शॉर्ट कर लें असेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करेंगे तो सबसे ऊपर कौन आएगा? P5 आएगा, उसके बाद से P3 आएगा, उसके बाद से P2 आएगा, उसके बाद से P1 आएगा, उसके बाद से P4 आएगा। अगर आप इस ऑर्डर को केवल चेंज भर कर दें और अब अगर आप कैलकुलेट करें एवरेज वेटिंग टाइम, तो एवरेज वेटिंग टाइम आपका क्या आ जाएगा? कम आ जाएगा। ठीक है, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट को लेके एक बात ये भी है कि शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट इज अ टाइप ऑफ प्रियॉरिटी शेड्यूलिंग। प्रियॉरिटी शेड्यूलिंग बोलने का मतलब क्या था कि वो जॉब जो छोटा है, वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा। तो अगर हम लोग प्रियॉरिटी को कुछ इस तरीके से डिफाइन करें कि नाउ प्रियॉरिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द CPU बर्स्ट। इफ प्रियॉरिटी इज कंसीडर्ड एज द रेसिप्रोकल ऑफ क्या? CPU बर्स्ट रिक्वायर्ड। तो वो जॉब जो छोटा होगा, छोटा जॉब कौन होगा? जिसके लिए CPU बर्स्ट की रिक्वायरमेंट क्या होगी? कम होगी। तो वो जॉब सबसे पहले एग्जीक्यूट करेगा। तो अगर आपसे कहीं कोई पूछता है कि क्या SJF प्रियॉरिटी शेड्यूलिंग है, तो आपका जवाब होगा हाँ, SJF इज अ टाइप ऑफ प्रियॉरिटी शेड्यूलिंग। और यहाँ पे प्रियॉरिटी कैसे सेट होगी? तो इन केस ऑफ SJF शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, प्रियॉरिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या? CPU बर्स्ट। तो वो प्रोसेस जिसके लिए CPU बर्स्ट की रिक्वायरमेंट सबसे कम होगी उसकी प्रियॉरिटी सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, अच्छा SJF को लेके जो है जो बातें उठ रही हैं, तो SJF को भी हम लोगों ने दो तरीके से क्या किया था? कैटेगराइज किया था। एक में था प्रिम्पशन और एक में था नॉन प्रिम्पशन। तो नॉन प्रिम्पशन या विदाउट प्रिम्पशन, इसमें क्या है? तो इसमें यह है कि जो करंट में हमको सबसे छोटा जॉब दिखेगा ना, उसको हम लोग CPU असाइन कर देंगे। और एक बार अगर हमने किसी प्रोसेस को CPU असाइन कर दिया तो CPU प्रोसेस से तभी डिटैच होगा। CPU प्रोसेस से तभी डिटैच होगा जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। और प्रिम्पशन में क्या होगा कि जैसे ही कोई नया छोटा जॉब आएगा, हम पुराने वाले जॉब को क्या कर देंगे? एग्जीक्यूट कराना छोड़ देंगे और दूसरे छोटे वाले जॉब को उठा लेंगे। अब हम लोगों ने प्रियॉरिटी शेड्यूलिंग पढ़ी थी। तो प्रियॉरिटी शेड्यूलिंग में क्या था कि देयर वाज अ प्रॉब्लम इन प्रियॉरिटी शेड्यूलिंग। क्या था वो प्रॉब्लम? वो था स्टारवेशन का। स्टारवेशन क्या होता है? तो स्टारवेशन एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें एक प्रोसेस एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि उसकी प्रियॉरिटी कम है। जब भी वो एग्जीक्यूट होने जाता है कोई बड़े प्रोसेस का जॉब आ जाता है। तो स्टारवेशन वाली जो प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व करने का जो तरीका था वो क्या था? एजिंग था। तो व्हाट इज एजिंग? तो एजिंग इज अ प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअली इंक्रीजिंग द प्रियॉरिटी ऑफ अ प्रोसेस। किसी प्रोसेस की प्रियॉरिटी को ग्रेजुअली इंक्रीज करना, इट इज क्या? इट इज एजिंग। और हम लोगों ने शेड्यूलर को 3 शेड्यूलर का मैंने नाम लिया था। एक लिया था बिग ON, एक लिया था बिग O1, एक लिया था CFS शेड्यूलिंग। और जब हम लोग CFS की बात करते हैं, कंप्लीटली फेयर शेड्यूल, तो यहाँ पे स्टारवेशन नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि हम लोग ग्रेजुअली ऐसे प्रोसेस के प्रियॉरिटी को बढ़ाते रहते हैं जिनको जो लंबे समय से वेटिंग स्टेट में है। और जब हम लोग केस स्टडी पढ़ रहे थे तो उस केस स्टडी में भी इस बात को मैंने डिस्कस किया था कि जो अपना लिनक्स है, लिनक्स क्या करता है? वो प्रोसेस का जो क्रेडिट होता है उस क्रेडिट को ग्रेजुअली इंक्रीज करता रहता है। तो व्हाट इज क्रेडिट? क्रेडिट इज अ टाइप ऑफ प्रियॉरिटी। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम में किसकी बात हो रही है?
विदाउट प्रीइम्प्शन की बात हो रही है, यानी वंस वी हैव असाइंड प्रोसेसर टू अ प्रोसेसर विल बी डिटैच्ड फ्रॉम द प्रोसेस ओनली व्हेन प्रोसेस इज कंप्लीटेड। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। 12.8 मिली सेकंड का है, 6.8 मिली सेकंड का, 17 मिली सेकंड का और नन ऑफ द अबव। चलिए अब देखते हैं कि कैसे एग्जीक्यूशन होगा। तो जो कॉन्फ्लिक्ट आया था किसमें, AFC-FS में, वो कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे नहीं दिखेगा। देखिए P1 और P2 दोनों रेडी क्यू में आ रहे हैं 0 सेकंड पे, यानी 0 सेकंड पे हमारे रेडी क्यू में 2 जॉब हैं, P1 और P2। और P1 के लिए CPU बस की रिक्वायरमेंट है 10 और P2 के लिए कितना है 5। P1 के लिए 10, P2 के लिए 5। ठीक है, अब जरा देखिए इन दोनों में सबसे छोटा, तो इन दोनों में सबसे छोटा है P2, यानी P2 विल बी एग्जीक्यूटेड बिफोर P1। अब P2 के लिए CPU बस कितना है, तो P2 के लिए CPU बस देखिए है 5, यानी 0 सेकंड पे P2 का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है, क्योंकि ये सबसे छोटा जॉब था। हमको सेलेक्ट करना था, हमारे पास ऑलरेडी 2 जॉब थे, P1 और P2। P1 और P2 में से जो सबसे छोटा जॉब था वो था P2। तो P2 को हम लोग एग्जीक्यूट करा रहे हैं। P2 हमारा 5 मिली सेकंड तक एग्जीक्यूट कर रहा है। P2 हमारा 5वें पे कंप्लीट हुआ। जब 5वें पे कंप्लीट हुआ तो अब देखिए कि 5वें मिली सेकंड तक हमारे रेडी क्यू का क्या स्टेटस था। तो P1 तो 0 पे ही आ गया था, क्योंकि छोटा था इसलिए P2 का एग्जीक्यूशन हुआ। और अब तक P3 भी आ चुका है और P4 भी आ चुका है। 5वें मिली सेकंड पे P4 की भी एंट्री हो जा रही है। तो अब P4 और P3 में से देखेंगे कि किसका जो है CPU बस कम है। तो P3 और P4, तो P3 और P4 को देखिए तो सबसे छोटा है आपका P3, तो P3 का एग्जीक्यूशन होगा। P3 के लिए CPU बस्ट है कितना 3, तो P3 कंप्लीट हुआ। 8वें पे उसने क्या छोड़ दिया, प्रोसेसर को छोड़ दिया। अब हम देखेंगे कि 8वें मिली सेकेंड तक हमारे सिस्टम में सबसे छोटा जॉब कौन है। तो देखिए 8वें मिली सेकेंड तक हमारे सिस्टम में सबसे छोटा जॉब कौन सा है, तो वो है आपका P1। ठीक है, वो है P1। ठीक है, अब हम लोग P1 को एग्जीक्यूट कराएंगे। P1 के लिए CPU बस कितना है 10, तो 18वें पे हमारा P1 कंप्लीट हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि 18वें मिली सेकेंड पे हमारे रेडी क्यू की क्या स्टेटस है। तो रेडी क्यू में अब 2 जॉब बचे हुए हैं, P5 है और P4 है। ठीक है, P5 है और P4 है। तो देखिए P5 और P4, तो P5 का एग्जीक्यूशन हो रहा है। तो P5 को जब आप एग्जीक्यूट करा रहे हैं तो 2 CPU बस चाहिए। 18वें पे P5 को CPU मिला है, 20वें पे P5 कंप्लीट हो जाएगा। और अब बचा कौन, केवल P4। P4 के लिए कितना CPU बस्ट है, तो देखिए P4 के लिए जो CPU बस्ट है वो है 20, यानी अगले 20 सेकंड तक किसका एग्जीक्यूशन होगा, तो एग्जीक्यूशन होगा P4 का। अब यहाँ पे गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूछा जा सकता है केवल इस गैंट चार्ट के बेसिस पे कि ये बताइए कि P4 कब कंप्लीट होगा। आंसर 40वें मिली सेकंड में, P5 20वें में, P1 18th, P2 8वें में, P3 8वें में, P2 5वें में। अब हम लोगों को कंप्यूट करना है क्या, एवरेज वेटिंग टाइम। तो एवरेज वेटिंग टाइम को कंप्यूट करने के पहले वी हैव टू कंप्यूट क्या, वेटिंग टाइम। तो वेटिंग टाइम कैसे निकालोगे, तो वेटिंग टाइम निकालने का जो सबसे आसान तरीका है वो यही होता है। वेटिंग टाइम का मतलब क्या होता है कि हमारा प्रोसेस रेडी क्यू में कितने समय तक वेट कर रहा है। तो कब हमारा प्रोसेस कंप्लीट हुआ है और कब हमारा प्रोसेस रेडी क्यू में आया है। तो P2 के लिए क्या हो गया, 0 पे आया था, 0 पे CPU दे दिया गया, तो वेटिंग टाइम हो गया 0। P3 है, दूसरे पे आया था 5वें पर, उसको CPU दिया गया, यानी वेटिंग टाइम हो गया P3 के लिए 3। P1 जो है वो 8वें मिली सेकंड से एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर रहा है। और P1 रेडी क्यू में कब आया था, तो 0 मिली सेकंड पे आया था, यानी P1 के लिए वेटिंग टाइम क्या हो गया 8। P5 के लिए देखिए P5 का एग्जीक्यूशन कब हो रहा है, 18वें पे हो रहा है।
और P5 कब आया था सिस्टम में, तो 10वें में आया था, तो P5 के लिए वेटिंग टाइम क्या हो गया 8। और P4 कब कंप्लीट हो रहा है, कब CPU मिल रहा है P4 को, तो 20वें मिलीसेकंड में। और P4 कब आया था, तो वो आया था 5वें में, तो P4 के लिए जो है एवरेज वेटिंग टाइम आ गया 15, सॉरी वेटिंग टाइम आ गया 15। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग एवरेज वेटिंग टाइम निकालेंगे। तो एवरेज वेटिंग टाइम निकालने का मतलब क्या है कि सम ऑफ टोटल वेटिंग टाइम अपॉन नंबर ऑफ प्रोसेसेस। तो 0 + 3 + 8 + 8 + 15 अपॉन 5 एंड इट इज़ 34 अपॉन 5 विच इज़ 6.8। अब जरा देखिए, जैसा कि इसके पहले वाले में मैंने आपको बताया कि FCFS में कि यहाँ पे हम लोगों ने डिस्पैचर लेटेंसी को कंसीडर नहीं किया। तो डिस्पैचर लेटेंसी न तो FCFS में कंसीडर किया था, न तो यहाँ पे किया था, क्योंकि उसका कोई जिक्र नहीं हुआ था। अब अगर आपसे कहा जाए कि मान लीजिए कि डिस्पैचर लेटेंसी या स्विचिंग ओवरहेड, मैं दोनों टर्म इस्तेमाल कर रहा हूँ, डिस्पैचर लेटेंसी या फिर स्विचिंग ओवरहेड मान लीजिए है 0.5 मिलीसेकंड का, ठीक है। तो अब एवरेज वेटिंग टाइम क्या होगा, तो अब एवरेज वेटिंग टाइम जो होगा वो होगा 6.8 + 0.5 इंटू टोटल नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट स्विच। तो टोटल नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट स्विच कहाँ कहाँ हो रहा है, तो P2 से P3 पे हो रहा है, P3 से P1 पे हो रहा है, P1 से P5 पे हो रहा है, P5 से P4 पे हो रहा है। तो वी हैव टोटल नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट स्विचेस 4। तो 6.8 + 0.5, 0.5 इज डिस्पैचर लेटेंसी या फिर स्विचिंग ओवरहेड इनटू 4, व्हाट इज 4, 4 इज टोटल नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट स्विचेस अपॉन 5। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 0.4। अब इस 0.4 को हम लोग क्या करेंगे 6.8 में जोड़ देंगे, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 7.2। अब मान लीजिए कि एग्जाम में आपसे बोल देता है कि कॉन्टेक्ट स्विच का टाइम दे देता है। अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि भाई बताइए P3 को कब CPU मिलेगा, तो P3 को CPU मिलेगा 5.5 पे, P1 को कब मिलेगा 8.5 पे, P5 को कब मिलेगा 18.5 पे, और P4 को कब मिलेगा 20.5 पे। तो अगर 20.5 पे P4 मिल रहा है, P4 को CPU मिल रहा है, तो हमारा P4 अब कब कंप्लीट होगा, तो अब कंप्लीट होगा 40.5 पे, ठीक है। तो इस तरीके से जो है प्रॉब्लम्स गैंट चार्ट के ऊपर पूछे जाते हैं। और गेट वोट में तो कॉन्टेक्ट स्विचेस को लेकर ना कई बार न्यूमेरिकल आया है। बस एक चीज़ याद रखिएगा, जब तक दिया ना जाए तब तक आपको कॉन्टेक्ट स्विच को कंसीडर नहीं करना है, ठीक है। और इन चीज़ों को एक बार देख लीजिए। FCFS उसके लिए हमने अलग वीडियो बनाया, SJF इसके लिए हम अलग वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। अभी इसी प्रॉब्लम के ऊपर हम लोग कुछ और न्यूमेरिकल्स भी जो है लेके देखेंगे, उसको भी हम लोग करेंगे, है ना। तो कॉन्टेक्ट स्विच समझ गए, कब डिस्पैचर लेटेंसी या स्विचिंग ओवरहेड दोनों का मतलब एक ही होता है, कब उसको कंसीडर करना है। अमूमन क्वेश्चंस में यूनिवर्सिटी लेवल पे कभी भी डिस्पैचर लेटेंसी या स्विचिंग ओवरहेड को लेके बात नहीं की गई। हाँ, एक दो बार जो है गेट में ज़रूर पूछा गया है, तो आप इस चीज़ को आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो देख लीजिए, यहाँ से सलूशन है इसका, ये इसका सलूशन है SJF वाला, और ये है FCFS वाला, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं, ठीक है।